ये लेक्चर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि आप जम्मू कश्मीर या बाकी हिंदुस्तान की स्टेट्स किस तरह से हिंदुस्तान के साथ जुड़ी, हाउ वाज इंडिया फॉर्म, हिंदुस्तान कैसे बना। देखिए, आज की अगर डेट की बात करें तो हिंदुस्तान में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अगर आप पूरी इंडिया की बात करें तो वी आर हैविंग 28 स्टेट्स एंड 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। लेकिन बात की आती है कि हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो प्रिंसली स्टेट्स कितनी थी, और जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर लाइन है उसको क्या बोला, अफगानिस्तान के बॉर्डर लाइन को क्या बोला, और कौन से लोग थे जिनका रोल रहा हिंदुस्तान के साथ प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करने के लिए, तो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा यही। तो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, हिंदुस्तान जो है वो 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी पर मुश्तमिल है, यूनियन टेरिटरीज पर मुश्तमिल है। ब्रिटिश इंडिया ने जब हिंदुस्तान को आज़ाद किया तो अफ़गानिस्तान के साथ जो लाइन थी, बल्कि ब्रिटिश इंडिया नॉट आज़ाद, हिंदुस्तान को आज़ाद करने से पहले ही ब्रिटिश का और ब्रिटिश इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच वाली लाइन को दुरंद लाइन बोलते हैं, दुरंद लाइन। और ये दुरंद लाइन कब क्रिएट हुई? 1893 में। तो तवज्जो से, ध्यान से, पूरी कंसंट्रेशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। कहा कि 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। तो लेकिन क्वेश्चन ये था कि किस तरह से टेरिटरीज जो है ब्रिटिश इंडियाज़ की, उनको डिवाइड किया जाए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये बहुत बड़ी बात थी और इन सब को करने के लिए हमारा बात आ गई क्या कि लॉर्ड माउंटबेटन प्लान बना 1947 में। तो से अगर आपको साफ अब सुनाई दे रही है तो जरूर कमेंट भी कीजिएगा। लॉर्ड माउंटबेटन प्लान बना कब? 1947 में बना। ये किस लिए बना? ताकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको बोला जाए कि जो भी स्टेट जो जिस कंट्री के साथ जाना चाहती है वो जा सकती है। तो माउंटबेटन प्लान के दो ऑब्जेक्टिव थे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव उनका क्या था कि ब्रिटिश इंडिया को डिवाइड किया जाए हिंदुस्तान और पाकिस्तान, दो डोमिनियन स्टेट्स में, और ब्रिटिश इंडिया के जब ये दवा और जो यूनियन टेरिटरीज हैं या सारी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको एक मौका दिया जाए कि तुम इंडिया के साथ जाना चाहते हो, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हो, या तुम आज़ाद रहना चाहते हो, इंडिपेंडेंट स्टेट रहना चाहते हो, इट्स अप टू यू। ये उनको बोला गया। तो अब क्या होता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही थी? प्रॉब्लम ये आ रही थी, हम सर क्लियर आवाज़ है, हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बंगाल और पंजाब दो ऐसी स्टेट्स थी जहां पे मिक्स पॉपुलेशन थी, मतलब 50-50% पॉपुलेशन थी। 50% मुस्लिम पॉपुलेशन, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा, और 50% हिंदू पॉपुलेशन। इसी तरह से आपका जो बंगाल है तो वहाँ पे भी ऐसा ही था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं आ रही थी। तो माउंटबेटन प्लान जो कि 1947 में क्रिएट किया गया, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि भाई आप इस पंजाब को और बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड करिए और एक कॉमन लाइन, कॉमन बाउंड्री बनाई गई। और कॉमन बाउंड्री क्या थी? वो कौन सा कमीशन था? कहता है टू बाउंड्री कमीशन वाज जो अपॉइंट किए गए फॉर पंजाब एंड बंगाल। और उसको क्या कहा? बोथ द बाउंड्री कमीशन वाज हेडेड बाय सर स्काइरल रेडक्लिफ लाइन जिसको बोलते हैं, तो उनको बनाया गया कब? 18 अगस्त 1947 में। सो रेडक्लिफ जिसके बाद हम लोग इसको बोलते भी हैं, तो मैं अभी आपको बताऊंगा उसके बाद। अब क्या हो गया कि जब ये बन गया सर रेडक्लिफ जो हमारे हिंदुस्तान में आ गई, तो उनको कुछ प्रॉब्लम्स भी आई। तो पहला ऑब्जेक्टिव यही था। एक सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि जो लिमिटेड टाइम दिया गया, ध्यान से तवज्जो से भाई, बहुत खूबसूरत बात मैं बताने जा रहा हूँ। कहा क्या कि फर्स्ट प्रॉब्लम इज कि दे आर हैविंग ओनली लिमिटेड टाइम उनको दिया गया। उनको कहा कि दोनों बाउंड्रीज को क्रिएट करिए आप 5 हफ्ते के अंदर अंदर। कहा कि बोथ द एरियाज द बाउंड्री हैज टू बी क्रिएटेड विद इन 5 वीक्स। सबसे पहली प्रॉब्लम थी कि लिमिटेड टाइम। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि बिफोर दिस
सर कायरल रेडक्लिफ नेवर केम टू इंडिया, ये हिंदुस्तान में कभी आई नहीं, तो ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट इंडियन कल्चरल डिफरेंसेस और एग्जिस्टिंग रिलीजन टेंशन ऑफ इंडिया। ना तो वो जो हिंदुस्तान की रिलीजन टेंशन थी उसके बारे में जानते थे और ना यहाँ के कल्चरल डिफरेंसेस के बारे में जानते थे। तो तीसरे नंबर पर प्रॉब्लम थी कि जो मैप्स और सेंसस रिपोर्ट दी गई उनको, रेडक्लिफ को, वो अप टू द मार्क नहीं थी। तो बोथ द कंट्री डिमार्केटेड बाय द सेपरेट बाउंड्री विच वाज रिलीज्ड आफ्टर 2 days ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन 17th of August 1947। और दोनों बाउंड्रीज को क्या गया कहा, रेडक्लिफ लाइन, रेडक्लिफ लाइन दोनों बाउंड्रीज को कहा गया। तो तवज्जो से दोस्तों आप बिल्कुल साथ मेरे जुड़े रहिए, तो मैं आपको बताऊंगा दिस वाज द माउंट बैटन प्लान और इंडियन इंडिपेंडेंस, और ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था जो वो उसने रेडक्लिफ लाइन के जरिए किया है। अब सेकंड ऑब्जेक्टिव माउंट बैटन प्लान का था कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके पास ऑप्शन है कि दैट दे कैन जॉइन इंडिया और पाकिस्तान, कि वो या तो हिंदुस्तान के साथ जुड़े या वो पाकिस्तान के साथ जुड़े, या फिर डिक्लेयर कर दें कि हम लोग एक आज़ाद देश रहना चाहते हैं, आज़ाद रियासत रहना चाहते हैं। जो प्रिंसली स्टेट्स वाज इंटीग्रेटेड इन इंडिया एंड पीपल जॉइन टू इंटीग्रेट इट, लाइक देखिए 3 लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा हिंदुस्तान के साथ इन प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ द जो हमारा इंडिया के थे। दूसरे नंबर पर थे, बहुत ही आपने कम नाम सुना, वीपी मेनन, याद रखना वीपी मेनन दूसरा नाम था, और तीसरा नाम था जवाहरलाल नेहरू। और इन सब की तीनों की हेल्प कर रहे थे कौन, लॉर्ड माउंट बैटन। इस वर्क में लॉर्ड माउंट बैटन इनकी हेल्प करते। तो याद रखना 3 लोग, वीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, और इन तीनों की हेल्प कर रहे थे कौन, हेल्प कर रहे थे इनकी लॉर्ड माउंट बैटन। अब जानते हैं आप एक बड़ी खूबसूरत बात कि नेगोशिएशन जो है वो 2 तरह की अप्रोच की गई इन्होंने। एक कहा गया कैरेट और दूसरा कहा गया स्टिक। देखिए ये बड़ा खूबसूरत पॉइंट है भाई, 2 लोग हैं, आप शेयर कर दीजिए ना, जितने भी लोग आप मेरे साथ जुड़े शेयर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं। कहा कि नेगोशिएशन उन्होंने 2 तरह से की, 1 कहा कैरेट और दूसरा कहा क्या, एक कहा उन्होंने स्टिक। कैरेट ये था कि भाई आप हमारे साथ जुड़िए, इन प्रिंसली स्टेट्स को कहा कि आप हमारे साथ जुड़िए, जो आप राजा हैं या निज़ाम हैं, जो भी आप यहाँ के लीडर हैं, हम आपको इंसेंटिव्स देंगे आपके मेंटेनेंस के लिए और आपके एक्सपेंडिचर्स के लिए। ये इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको इंसेंटिव्स दे देंगे, आपकी मेंटेनेंस करेंगे, आपके एक्सपेंडिचर, आपके अखराजात को पूरा करेंगे। ये था क्या, कैरेट, इसको हमने कैरेट कहा। लेकिन वो फिर दूसरे नंबर पर कहा कि वो स्टेट्स जो रेडक्लिफ लाइन के अंदर आती हैं और हमारे साथ नहीं जुड़ रही हैं, तो हम लोग दूसरा भी करेंगे भाई, उसको कहा हमने स्टिक, कि अगर वो नहीं करेंगे तो हम मिलिट्री पावर यूज करेंगे। तो टोटल जो प्रिंसली स्टेट थी वो थी 562 और 565 जो प्रिंसली स्टेट थी, उसमें से 552 जो है वो इंडिया के साथ जुड़ गई। 552 इंडियन, जैसे रेड क्लिफ लाइन के वजह से इंडिया की तरफ थी, और 13 जो थी वो पाकिस्तान की तरफ थी। अब जो 552 में से 549 जो है वो इंडिया के साथ जुड़ गई, लेकिन 3 ऐसी स्टेट्स थी जो इंडिया के साथ नहीं जुड़ी। उनमें से कौन कौन सा था, एक आ गया जूनागढ़, दूसरी हैदराबाद और तीसरी जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों आप शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कीजिएगा। देखिए जूनागढ़ की प्रॉब्लम क्या थी, जूनागढ़ स्टेट का जो वहाँ का निज़ाम था वो मुस्लिम था, लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदूज की थी। और सर वॉइस क्लियर नहीं है, अब मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वॉइस क्लियर हो। देखिए जूनागढ़, आपको आवाज़ में क्लियर आ रही है? अगर आ रही है तो बताइए, आवाज़ क्लियर आ रही है? हमने कहा कि 3 स्टेट ऐसी थी जिन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग जो है इंडिया के साथ नहीं जुड़ते, हम आज़ाद रहना चाहते हैं। नंबर 1 जूनागढ़, नंबर 2 जम्मू कश्मीर और नंबर 3 हैदराबाद। जो
जूनागढ़ थी वहां पे प्रॉब्लम ये थी कि वहां का निज़ाम मुस्लिम था। और दूसरा जो था, अब आपको आवाज़ आ रही है? जमील लिख रहे हैं कि आवाज़ क्लियर नहीं आई, प्लीज़ अगर आवाज़ आ रही है तो बताइए। तो जूनागढ़ का निज़ाम मुस्लिम था, पॉपुलेशन मेजॉरिटी हिंदू थी। तो उन्होंने कहा, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि भाई नहीं ठीक है, अगर आप लोग जुड़ना नहीं चाहते तो आप जल्दी से कीजिए, आप रेफरेंडम कीजिए। रेफरेंडम, रेफरेंडम क्या चीज होती है? रेफरेंडम इट्स ए काइंड ऑफ वोटिंग, जो लोग वोट करते हैं, अपना विल दिखाते हैं कि नहीं हम लोग हिंदुस्तान के साथ रहेंगे या पाकिस्तान के रहें। तो मेजॉरिटी हिंदू थी, निज़ाम चाहता था कि हम पाकिस्तान के साथ जाएं और पॉपुलेशन चाहती थी कि हम हिंदुस्तान के साथ जाएं। और जब वहां पे रेफरेंडम हुआ तो रेफरेंडम में वो इंडिया के साथ आ गए। अब दूसरी स्टेट आ गई हैदराबाद। हैदराबाद जो थी वो रिचेस्ट स्टेट और बिगेस्ट स्टेट थी। और हैदराबाद के निज़ाम चाहते थे कि भाई ना तो हम हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं, ना हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, हम तो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे अपनी, क्योंकि बहुत अमीर थे। लेकिन 1947 में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए, है ना, बहुत ज़्यादा कम्युनल राइट्स हो गए, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया उस हालात को कंट्रोल करना। तो जो नेबरिंग स्टेट्स थी वहाँ की पुलिस भी हैदराबाद में गई और हैदराबाद में जाके वहाँ पे हालात कंट्रोल करने की कोशिश किया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको कहा कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए। तो जब ये आनाकानी करने लगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लॉन्च किया ऑपरेशन पोलो। याद रखना, ऑपरेशन पोलो। और उस ऑपरेशन पोलो की वजह से निज़ाम ऑफ हैदराबाद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ा हिंदुस्तान के साथ ऑन सितंबर 1948 को। याद रखना, सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के बाद निज़ाम और इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हो गया। और इस तरह से हैदराबाद भी हिंदुस्तान का पार्ट हो गया और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो था उसको मानने शुरू हो गए। अब जो तीसरी स्टेट आ गई वो थी जम्मू और कश्मीर, जिसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जम्मू और कश्मीर स्टेट जो थी, ये दोनों हैदराबाद और जूनागढ़ की तरह थी। मीन यहाँ जूनागढ़ के अपोजिट था, यहाँ का राजा हिंदू था और मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थी। और यहाँ का राजा महाराजा हरि सिंह चाहता था कि नहीं भाई, हम ना तो हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो इसने एक एग्रीमेंट भी साइन किया था दोनों के साथ, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, जो इंडिया और पाकिस्तान के साथ, कि भाई हम लोग हिंदुस्तान के साथ नहीं जाना चाहते ना पाकिस्तान के साथ, हम जम्मू कश्मीर के आज़ाद रहना चाहते हैं। अब होता क्या है कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 24 अक्टूबर 1947 तक हम लोग आज़ाद रहे, आज़ाद हमारी रियासत थी। लेकिन उसके बाद कबाइलियों ने अटैक कर दिया जम्मू कश्मीर पे। और जब कबाइलियों ने अटैक किया तो हमने रिक्वेस्ट किया इंडियन गवर्नमेंट को कि भाई आप हमारी हेल्प करो। तो जवाहरलाल नेहरू, हमारे प्राइम मिनिस्टर, देन प्राइम मिनिस्टर, ने कहा कि भाई हम तुम्हारी हेल्प क्यों करूं, हमारा तुम्हारा क्या रिश्ता है, हम अपनी फौज को क्यों भेजें जब हमारे आपके कोई रिलेशन नहीं है। तो उस वक्त हमारा फिर इंडिया के साथ एक अकॉर्ड हुआ और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ 26 अक्टूबर 1947 को बिटवीन राजा महाराजा हरि सिंह और जवाहरलाल नेहरू विद द हेल्प ऑफ माउंट बैटन भी वहाँ पे थे। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब हुआ तो ये कंडीशनल हुआ। ध्यान से तवज्जो, सभी का कंडीशन दी थी, कंडीशनल हुआ। तो इंडिया ने जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थी कि राइट टू प्रॉपर्टी था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको राइट टू प्रॉपर्टी देंगे। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमको आप 370 दीजिए। वो बाद की बात है, कल के लेक्चर में मैं बताऊंगा। इन 1 जनवरी 1949 को जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होती रही तो दोनों के बीच में फिर एक एग्रीमेंट साइन हुआ, एग्रीमेंट ऑफ सीज फायर, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जो ये यहाँ जम्मू कश्मीर में इनकी लड़ाई थी। तो फिर कहा गया कि जो जिसके पास एरिया है वो उस एरिया पे कंट्रोल करे, तो उसको कहा LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और जो हमारे पास रहा लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया के अंदर, जैसे जम्मू कश्मीर का 2/3 एरिया जो है वो हमारे पास है और 1/3 एरिया जो है वो पाकिस्तान के पास है। मैं एक ब्रीफ सी बात बता दूं कि जब हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ तो हमने कहा कि भाई हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है, यहाँ हिंदुस्तान
से कहीं से भी आके यहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। तो आर्टिकल 35A आया। 370 आर्टिकल्स में हमको स्पेशल जो स्टेटस मिल गया, जिसमें हमारा अपना सुप्रीम कोर्ट था, हमारा अपना प्रेसिडेंट था, हमारा अपना तमाम चीज़ें हमारी अपनी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। हालांकि ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया गया 1965 में, जब हुआ हमारा बहुत सारी चीज़ें इसकी डाइल्यूट हुई 370 की, और फिर 5 अगस्त 2019 को ये सारा ख़त्म हो गया और जम्मू कश्मीर को रियासत से यूनियन टेरिटरी में चेंज कर दिया गया। और जम्मू कश्मीर के 2 पार्ट बना दिए गए, जम्मू कश्मीर 1 यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख इज़ अनदर यूनियन टेरिटरी। तो इस तरह से मैंने आपको कहा कि किस तरह से हमारा हिंदुस्तान का लॉर्ड माउंटबेटन प्लान 47 में आया, और जिसके तहत में हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट्स बन गए, और किस तरह से हमारे इस एरिया को डिवाइड किया गया, किस तरह से प्रिंसली स्टेट जो थी वो कुछ चली गई पाकिस्तान के साथ और कुछ इंडिया के साथ। जैसे मैंने कहा 565 में से 552 जो रेड क्लिफ लाइन थी वो इंडिया की तरफ थी, एरिया में थी, और 13 पाकिस्तान के साथ थी। और उस 552 में से आपके 3 ऐसी स्टेट्स थी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, जो आज़ाद रहना चाहते थे, लेकिन बाद में इनको भी इंटीग्रेट होना पड़ा इंडिया के साथ। तो 2 मैंने आपको 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बताए। एक बताया मैंने आपको कैरेट, जिसमें हम लोगों ने कहा कि आप हमारे साथ आइए, हम आपको इंसेंटिव देंगे, और दूसरा कहा स्टिक, कि अगर नहीं आते तो हम लोग मिलिट्री पावर यूज़ करेंगे। और फिर 4थे नंबर पर मैंने कहा ऑपरेशन पोलो, जो हमने लॉन्च किया हैदराबाद में, वहाँ पे उनके साथ, क्योंकि जम्मू कश्मीर पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, उन्होंने हैदराबाद को किया था, वो बहुत ही रिचेस्ट और सेंटर थी। ये जम्मू कश्मीर थोड़ा साइड पे था, इसलिए उनके लिए ज्योग्राफिकली और पॉलिटिकली बहुत ही वो इम्पॉर्टेंट एरिया था। तो ये मैंने आपको एक हिस्ट्री आज बताई है जम्मू कश्मीर, सॉरी इंडिया की, कि हिंदुस्तान कैसे फॉर्मेशन आई। कल के लेक्चर में मैं आपको और बहुत अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा कि जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 और 35A के बारे में भी बताऊँगा, और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स आए और कौन कौन से आर्टिकल्स की अमेंडमेंट हुई, कैसे कैसे किया गया, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फिर इंडिया पाकिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या बोलते हैं, इंडिया और चाइना की बॉर्डर लाइन को क्या बोलते हैं, इंडिया नेपाल की बॉर्डर लाइन को क्या बोलते हैं, इंडिया अफ़गानिस्तान की बॉर्डर लाइन क्या बनी, कैसे बनी, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने आज आपको ये बता दिया कि हमारे हिंदुस्तान की फॉर्मेशन कैसी हुई और हमारा जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद किस तरह से इंडिया के साथ जुड़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। और दोस्तों, अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो मैं लगभग 4000 सी लेवल के ऊपर हूँ इस वक्त, बहुत पहाड़ पे हूँ। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आएगा तो ज़रूर शेयर करिएगा। मैं आपको एक और बात भी बताने जा रहा हूँ, सब इंस्पेक्टर की बहुत सारी पोस्टें निकली हैं, सब इंस्पेक्टर की, उनकी क्लासेस भी हम लोग लेके आने वाले हैं। और अगर आपको मन करता है उन क्लासेस को अटेंड करना तो आप हमारे साथ राब्ता कीजिए, ज़रूर उन क्लासेस को लगाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो कमेंट भी करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बहुत बहुत शुक्रिया।